वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेकागेट। तो पहले हम लोग रिकैप करेंगे, उसके बाद हम लोग आज के टॉपिक को डील करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ी थी वो टॉपिक थी हमारी कॉन्टिन्यूम अप्रोच। तो उसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से सीखा था कॉन्टिन्यूम अप्रोच को, किस केस में वैलिड होगी, किस केस में वैलिड नहीं होगी, और कंटिन्यूम अप्रोच के लिए जो नुटसन सर ने जो रूल दिया था वो उसकी क्या कंडीशन थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल फ्लो को रिलेट करते हुए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इन सब चीज़ों को डील किए थे। तो उसी को रिलेट करते हुए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन से फ्लूइड कंप्रेसिबल है, कौन से फ्लूइड कंप्रेसिबल नहीं है, किस केस में कंप्रेसिबिलिटी क्या डोमिनेट करेगी, किस केस में डोमिनेट नहीं कर पाएगी। इन सब को आज हम लोग इस टॉपिक के अंदर लर्न करेंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी को सीखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले सीखेंगे कंप्रेसिबल क्या चीज है। तो कंप्रेसिबल जो है, इफ देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम और डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर सच अ फ्लूइड आर कॉल्ड कंप्रेसिबल। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि हम किसी भी फ्लूइड को कंप्रेसिबल तभी बोल सकते हैं अगर उसके अंदर वॉल्यूम में चेंज आ या फिर डेंसिटी में चेंज आ, किसके रिस्पेक्ट में, प्रेशर के रिस्पेक्ट में। इन सिंपल वर्ड हम ये बोल सकते हैं कि अगर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम में चेंज हो रही है नहीं हो रही है, या डिक्रीज कर रहे हैं तो उसके वॉल्यूम और डेंसिटी में चेंज आ रही है नहीं आ रही है। इस एक्टिविटी को हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेसिबल। अब यहाँ पर लिक्विड जो होता है वो जनरली क्या होता है, वो इनकम्प्रेसिबल होता है, और गैसेस जो होती है वो हाईली कम्प्रेसिबल होती है। वो ऐसा क्यों होता है इसको भी हम लोग सीखते हैं। लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल एंड गैसेस आर हाईली कम्प्रेसिबल। तो इससे क्या समझ में आया कि जो लिक्विड है वो कंप्रेस नहीं हो सकती है, लेकिन गैसेस जो है वो हाईली कम्प्रेसिबल होगी। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर दो फिगर ड्रॉ किया, इस फिगर की हेल्प से समझेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारी पहली फिगर है इसके अंदर मैंने लिक्विड को फिल कर रखा है और यहाँ पर मैंने गैस को फिल कर रखा है, और ये हमारी वेसल है। वेसल के अंदर ये हमारे पिस्टन है और पिस्टन पे ये प्रेशर अप्लाई किया गया है। यहाँ पर भी इस वेसल के ऊपर क्या है, पिस्टन रखा गया और यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया गया है। तो हमने क्या देखा कि जिस वेसल में लिक्विड है वहां पर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो लिक्विड क्या हो रहा है, कॉम्प्रेस नहीं हो रहा है। मींस पिस्टन की इनिशियली जो पोजीशन थी प्रेशर अप्लाई करने के बाद भी क्या हो रहा है, पिस्टन की वही पोजीशन हो रही है। मींस सिस्टम की वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आ रही है। जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रही है मींस क्या हो रहा है, डेंसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। डेंसिटी में चेंज नहीं आ रहा है तो सिंपल क्या बोल सकते हैं कि वो फ्लूइड क्या हो जाएगी, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए जब हम लोग काफी ह्यूज अमाउंट में प्रेशर अप्लाई करते हैं लिक्विड के अंदर तो वहां पर ऑलमोस्ट 3% के करीब चेंजेस आती है। तो जो 3% है वो बहुत नेग्लिजिबल चेंजेस है, इसलिए हम लोग उसको भी क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और वहां पर हम लोग वाटर को भी क्या मान लेते हैं, वो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है। लेकिन गैसेस के अंदर क्या होता है, ये हमारी वेसल है, इसके अंदर गैस फिल है। जब हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो गैस क्या हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है। मीन्स क्या हो रहा है, सिस्टम की वॉल्यूम चेंज हो रही है। जब सिस्टम की वॉल्यूम चेंज हो रही है मीन्स उसकी चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगी, जीरो नहीं होगी। मीन्स उसकी डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, मीन्स डेंसिटी भी जीरो नहीं हुई। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि गैस जो है वो कॉम्प्रेस हो रही है। अब ये कॉम्प्रेस, ये गैस क्यों हो रही है और ये लिक्विड क्यों नहीं हो रही है, इसके पॉइंट को जरा समझो। देखो, लिक्विड के अंदर जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज मैनर में अरेंज होते हैं, और जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है लिक्विड के अंदर वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू गैस, जिसकी वजह से लिक्विड क्या होती है, वो इनकॉम्प्रेसिबल होती है। लेकिन गैसेज में क्या होता है, जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू मोलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, और जो यहाँ पर मोलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मैनर में मूव करते रहते हैं, एक वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, कॉम्प्रेस हो जाती है। तो मैथमेटिकली अगर हम लोग कॉम्प्रेसिबिलिटी को डिफाइन करेंगे तो ये क्या है, ये रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग सोम में भी पढ़ेंगे, क्योंकि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड बॉडी के लिए भी एप्लीकेबल है और फ्लूइड के लिए भी एप्लीकेबल है। इसलिए इस टॉपिक को हम लोग सोम के अंदर भी पढ़ते हैं सॉलिड बॉडी के ऊपर, और फ्लूइड के अंदर भी हम लोग इसको स्टडी करते हैं। तो अब यहाँ पर इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मेट में अरेंज करेंगे तो क्या होगा कि बीटा इक्वल टू 1/k। बीटा क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी, और के क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस रिलेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो मीन्स ये पूरी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स क्या हो जाएगी, बीटा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर बल्क
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज हो रही है तो बीटा क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट क्या है कंप्रेसिबिलिटी के लिए कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, तो बीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। डेंसिटी इज दी मास अपॉन में वॉल्यूम या रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। बट हम लोगों ने यहाँ पर क्या माना है सिस्टम को, अभी जो हम लोग यहाँ पर वेसल लिए थे वो हमारी सिस्टम क्या थी, क्लोज सिस्टम थी। तो जो हमारी क्लोज सिस्टम है मीन्स उसके अंदर जो भी हम लोग लिक्विड या गैस जो भी रखेंगे सिस्टम के अंदर, उसकी जो मास होगी फ्लूइड की प्रोसेस के स्टार्टिंग में और प्रोसेस के एंड में, दोनों ही केस में क्या होगी, सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर क्या किया हमने कि मास इक्वल टू क्या जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये मास क्या है, कांस्टेंट है। अब मैंने क्या किया कि इसको डिफरेंशिएट किया और यहाँ पर यूवी फॉर्मूला यूज किया, तो ये क्या हो जाएगा, रो डीवी प्लस वी डी रो, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पर मैंने अरेंज किया तो यहाँ से क्या समझ में आया कि फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। लेकिन यहाँ पर ये माइनस साइन आया। अब ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हम लोग सिस्टम के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सिस्टम की वॉल्यूम के अंदर क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। ये जो रिलेशन है ये ओनली फॉर क्लोज सिस्टम के लिए अप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि हमने मास को कांस्टेंट माना है और मास कांस्टेंट किस केस में होगी, क्लोज सिस्टम के अंदर ही हो पाएगी, ओपन सिस्टम के अंदर नहीं हो पाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी को सीखने के लिए हमें बल्क मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज जाननी पड़ेगी, तभी हम लोग उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, ये रेशियो क्या है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस को हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस भी बोलते हैं, अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन माइनस डीपी अपॉन में फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम का ऊपर शिफ्ट किया तो क्या माइनस वी डीपी बाई डीवी। या हमने अभी रिलेशन क्या पढ़ा है कि माइनस डीवी बाई वी क्या होता है, डी रो बाई रो, तो इसको हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, क्या डी रो बाई रो डालेंगे, रो को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो रो डीवी बाई डी रो हो जाएगा। या समझो कि हमारी जो कंडीशन दे रखी है उसमें इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर दे रखी है, इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम भी दे रखी है, तो उस केस में हम लोग बल्क मॉडुलस क्या निकालेंगे, V1 इंटू P2 माइनस P1 अपन V2 माइनस V1। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि बीटा इक्वल टू 1/k, और ये k की वैल्यू जब हम लोग यहाँ से पुटिंग करेंगे यहाँ पर रिलेशन, तो हमें बीटा की क्या रिलेशन मिल जाएगी, माइनस डी वी अपन वी डी पी इक्वल टू डी रो बाई रो डी पी। अब इसके लिए क्या है, यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स है, वो क्या है कि अगर हमारी फ्लूइड क्या हो, इनकम्प्रेसिबल होगी, मीन्स उसकी डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो चेंज इन डेंसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के केस में क्या होगा कि चेंज इन डेंसिटी 0 होगी, मीन्स उसकी डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब डेंसिटी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, मीन्स चेंज इन डेंसिटी क्या हो गया, 0, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो के की वैल्यू क्या आ गई, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा मेंशन रहता है कि जो फ्लूइड है उसकी चेंज इन वॉल्यूम क्या है, 0 है, या फ्लूइड की वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, तो उस केस में क्या होगा, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो के की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है एयर की 101 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, और वाटर की जो होती है 200 इंटू 10⁴ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि एयर जो है ना वो 20,000 टाइम्स मोर कॉम्प्रेसिबल देन वाटर। अब ये लैंग्वेज मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट क्या आएगा, 20,000 के करीब आएगा। तो जब हम लोग यहाँ पर इसका रेशियो लेंगे ना, तो बल्क मॉडुलस जो होगा वो एयर की वो 20 टाइम्स मोर देन क्या होगा, वाटर के होगा। तो इससे क्या समझ में आया कि जो एयर है वो हाईली कॉम्प्रेसिबल है एज कम्पेयर to water. All those fluids are treated as incompressible fluids whose density is constant with respect to pressure. तो ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि जो भी फ्लूइड होगी हम लोग उसको इनकम्प्रेसिबल तभी ट्रीट करेंगे जब उसकी डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, किसके रिस्पेक्ट में, प्रेशर के रिस्पेक्ट। अब यहाँ पर एक जो की पॉइंट्स है वो ये है कि अगर हम कोई भी दो प्रोसेस अडॉप्ट करें कि एडियाबैटिक प्रोसेस ले रहे हैं और आइसोथर्मल प्रोसेस ले रहे हैं, और इन दोनों प्रोसेस की हेल्प से हम किसी फ्लूइड को कंप्रेस कर रहे हैं, तो इन दोनों प्रोसेस में बेटर प्रोसेस कौन सी होगी कंप्रेसिबिलिटी के केस में, उसको अब हम लोग सीखेंगे। तो उसी को मैंने यहाँ पर क्या मेंशन किया है, विच प्रोसेस इज इजियर टू कंप्रेस एन आइडियल गैस आइसोथर्मली और एडियाबेटिकली। तो हम लोगों ने थर्मो में क्या सीखा है कि इन केस ऑफ एडियाबेटिक देयर इज नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो हमारी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस है ये वेरी फास्ट प्रोसेस है। क्या ये
वेरी फास्ट प्रोसेस है। तो इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर हमें कोई प्रोसेस बहुत फास्ट करानी है या हमें रिस्पॉन्स बहुत फास्ट चाहिए तो हम लोग कौन सी प्रोसेस को अप्लाई करेंगे? एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस मेथड को ही हम लोग यूज करेंगे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में जो एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू आएगी वो गामा टाइम्स ऑफ पी। पी क्या है? प्रेशर है, और गामा एडियाबैटिक इंडेक्स है। और पी की हमने क्या रिलेशन पर है? रो आर टी। रो क्या है? यहाँ पर डेंसिटी है। हमने यहाँ से मास को जब आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे तो मास को शिफ्ट करेंगे वॉल्यूम को मास साइड में, तो क्या हो जाएगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम और डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो पी की वैल्यू क्या आ गई? रो आर टी। जब ये रो आर टी आ गई और ये गामा की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट किया तो हमें के की वैल्यू क्या मिल गई? रो आर टी इंटू गामा, और गामा की जो जनरली वैल्यू होती है वो मोर देन 1 होती है। अब हमारी जो दूसरी प्रोसेस में आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस है, मींस इस केस में क्या होगा कि हमारे टेम्परेचर क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। तो इस केस में जो हमारी प्रोसेस होगी बहुत स्लो प्रोसेस होगी। और यहाँ पर जो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू आएगी वो रो आर टी या इक्वल टू प्रेशर होगी। तो इससे क्या समझ में आया कि के टी क्या है? ओनली पी है, जबकि के क्या है? गामा टाइम्स ऑफ पी है। तो जब गामा की वैल्यू मोर देन 1 है मीन्स ये वाली वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हमें एनालिसिस में क्या मिल गया कि के ए क्या है? वो मोर देन के टी है, और जो हमारी कंप्रेसिबिलिटी है वो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस है। तो इससे हमें क्या रिलेशन मिल गया? बीटा टी इज मोर देन बीटा है। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी इज ऑलवेज बेटर देन द एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी। इस रिलेशन को यहाँ पर लैंग्वेज में मेंशन किया गया है कि जो हमारी आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी है वो हमेशा किससे बेटर होगी? एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी से। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वॉल्यूम होगा। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करा रहे हैं तो बल्क मॉडुलस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जब बल्क मॉडुलस इंक्रीज होगी तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। एज प्रेशर इंक्रीजेज कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीजेज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर एंड दे विल प्रोवाइड रेसिस्टेंस टू फर्दर कंप्रेशन। तो इस वर्ड को समझने के लिए हम लोग इस फिगर की हेल्प लेते हैं। हमने क्या किया? एक यहाँ पर वेसल बनाया, वेसल के अंदर गैस फिल किया और यहाँ पर पिस्टन को क्या किया? प्लेस किया है, और पिस्टन के ऊपर ये प्रेशर अप्लाई हो रही है। गैस कंप्रेस होगा। जब गैस कंप्रेस होगी मींस वॉल्यूम के अंदर चेंज होगा। जब वॉल्यूम के अंदर चेंजेज होगी तो क्या होगा? गैस की जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या होगी? करीब आती जाएगी। जब करीब आएगी मींस क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगी। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाएगी तो वही मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? रेसिस्टेंस जनरेट करने लगेगा इस पिस्टन के डाउनवर्ड मूवमेंट को लेकर के। तो इससे क्या समझ में आया कि पिस्टन जितना ज्यादा नीचे की तरफ मूव करेगी तो गैस मॉलिक्यूल्स उतनी ज्यादा करीब आएगी, और जितनी ज्यादा करीब आएगी उतनी ज्यादा वो रेसिस्टेंस जनरेट कर देगी अगेंस्ट द पिस्टन। अगर हम लोग यहाँ से पिस्टन के ऊपर से क्या करेंगे? लोड को रिमूव करेंगे तो क्या होगी? हमारे पिस्टन फिर से इनिशियल पोजीशन को रिगेन कर लेगी। मींस पिस्टन जहां पर स्टार्टिंग कंडीशन में थी वो वहां पर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि गैस क्या करेगी? जैसे यहाँ से लोड हटेगा ये गैस यहाँ से रेसिस्टेंस जनरेट करके इसको अपने प्रीवियस फॉर्म में भेज देगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये एक तरह की ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज है। अभी इसको हम लोग रिलेट करते हैं सोम से। सोम के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी बीम के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं तो बीम क्या होता है? डिफ्लेक्ट हो जाती है, और डिफ्लेक्ट होने के बाद अगर हम लोग उस बीम के ऊपर से क्या कर रहे हैं? लोड को हटा रहे हैं, तो फिर से हमारे बीम क्या होती है? अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेती है। तो ये प्रॉपर्टीज क्या है कि सॉलिड एंड फ्लूइड के अंदर दोनों सिमिलर है। अब ये मैक नंबर क्या है? मैक नंबर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ फ्लूइड फ्लो अपॉन में स्पीड ऑफ साउंड। किसी फ्लूइड की स्पीड को स्पीड ऑफ साउंड से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो हमें क्या दे देगा? मैक नंबर दे देगा। अब मैक नंबर क्या होता है कि हम लोग उसको सॉलिड बॉडी के अंदर भी स्टडी करते हैं और फ्लूइड के अंदर भी स्टडी करते हैं। लेकिन जब हम लोग सॉलिड बॉडी के ऊपर मैक नंबर को स्टडी करेंगे या स्पीड ऑफ साउंड को क्या करेंगे? अगर हम लोग सॉलिड बॉडी के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, C इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E बाई रो। E क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। लेकिन जब हम लोग फ्लूइड के ऊपर स्टडी करेंगे तो उस केस में जो हम साउंड की स्पीड निकालेंगे वो K बाई रो। K क्या है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रो डेंसिटी। फ्लूइड के केस में भी हम लोग 2 प्रोसेस पढ़े हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारे फ्लूइड के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड आएगी अंडर रूट ऑफ K बाई रो, और K की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया क्या? गामा टाइम्स ऑफ रो आर टी। तो डेंसिटी कट जाएगी तो हमें क्या मिल गया? रिलेशन गामा आर टी।
अगर इसी को हम लोग क्या करेंगे आइसोथर्मल के केस में पढ़ेंगे तो उस केस में जो स्पीड ऑफ साउंड की जो रिलेशन आएगी वो हमारी RT होगी। यहाँ पर K की वैल्यू पुट किया रो RT, तो रो क्या हो जाएगी, कट जाएगी, हमें क्या मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ RT। यहाँ पर कुछ कंडीशन है मैक नंबर की वैल्यू के अकॉर्डिंग। अगर हमारी मैक नंबर लेस देन 0.3 है तो उस फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अगर हमारी मैक नंबर मोर देन 1 है तो उस केस में जो हमारी फ्लो होगी वो या तो सुपरसोनिक होगी या सुपरसोनिक को एक बोलते हैं हाइपरसोनिक फ्लो। तो इस केस में क्या होगा कि स्पीड जो होगा वो इंक्रीज होगा और इंक्रीज होकर के वो क्या होगा कि स्पीड ऑफ साउंड के बियॉन्ड चला जाएगा, मीन्स स्पीड ऑफ साउंड से भी क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी मैक नंबर की वैल्यू लेस देन 1 हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबसोनिक फ्लो। जब सबसोनिक फ्लो होगी तो उस केस में हमारी स्पीड क्या होगी, लो होगी और स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी, तभी जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो इनकम्प्रेसिबल फ्लो की जो केस है वो किसके अंदर आएगी, सबसोनिक फ्लो केस के अंदर आएगी। लेकिन अगर हमारी मैक नंबर लगभग 1 के करीब आए, नियर अबाउट 1 या अप्रोक्सीमेट 1 के करीब आए, तो उस केस में क्या बोलेंगे कि जो हमारी फ्लो होगी वो ट्रांससोनिक फ्लो होगी। उस केस में जो स्पीड होगी ना फ्लूइड की, उस स्पीड ऑफ साउंड को क्या करेगी, वो अप्रोच करेगी।